हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 8 नवंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे फ्रंट पेज है उसमें हम जो हेडिंग ले रहे हैं वो है 7 साल में 17 गुना बढ़ी भारत की सौर ऊर्जा क्षमता। देखिए, परंपरागत ईंधन को छोड़कर स्वच्छ ईंधन अपनाने की दिशा में भारत तेजी के साथ कदम बढ़ा रहा है। पिछले 7 साल में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 17 गुना बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में रविवार को भारत ने कहा कि उसकी सौर ऊर्जा क्षमता बढ़कर 75,000 मेगावाट हो गई है। यह भी कहा गया है कि वैश्विक आबादी में उसका हिस्सा 17% होने के बावजूद उसका कुल उत्सर्जन में हिस्सा सिर्फ 4% है। भारत ने यहां आयोजित COP 26 जलवायु शिखर सम्मेलन में 11वें विचारों के साझाकरण के दौरान अपनी तीसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए यह बात कही है। BUR को फरवरी में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि के समक्ष पेश किया गया था। भारत ने इस रिपोर्ट में मुख्य बिंदु के तौर पर कहा कि उसने 2005 और 14 की अवधि में अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 24% की कमी हासिल की है। साथ ही अपने सौर कार्यक्रम में महत्वपूर्ण वृद्धि भी दर्ज की है। भारत की ओर से पर्यावरण मंत्रालय में सलाहकार JR भट्ट ने कहा कि भारत वैश्विक आबादी के 17% का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन हमारा कुल उत्सर्जन केवल 4% और वर्तमान वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लगभग 5% ही है। देखिए, भारत ने सतत कृषि कार्रवाई एजेंडे पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त राष्ट्र के 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले हफ्ते के समापन पर भारत समेत 27 देशों ने सतत कृषि कार्रवाई एजेंडे पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एजेंडे का मकसद सतत कृषि को बढ़ावा देते हुए प्रदूषण को कम करना है। हस्ताक्षर करने वाले देशों ने कृषि से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए संकल्प लिया है। इस एजेंडे में कृषि के क्षेत्र में ऐसी तकनीक को अपनाने पर जोर दिया गया है जिससे उत्पादन बढ़े, खाद्य सामग्री की आपूर्ति भी बाधित न हो और जलवायु को भी नुकसान नहीं पहुंचे। नेक्स्ट न्यूज है, ग्रामीण स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर खर्च होंगे 44,000 करोड़। आपने देखा होगा जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी तो उसमें सबसे ज्यादा शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र भी प्रभावित हुआ था। और जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें तो संसाधनों की कमी पाई ही गई थी। और आपको पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की क्या संसाधन है, उनकी क्या क्षमताएं हैं। इसी को देखते हुए अब 44,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाने की बात हो रही है। तो इस न्यूज में बताया गया है कि ग्रामीण स्तर पर बुनियादी ढांचा मजबूत बनाने के लिए सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों की सक्रियता पर बल दिया है। इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रमुखों को लिखे पत्र ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ग्रामीण योजनाओं की रफ्तार बढ़ गई है। ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने 44,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए जहां हर घर में शौचालय का निर्माण किया गया है, वहीं लोगों को बाहर शौच की आदत बदलने पर जोर दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने इस दिशा में सभी गांवों में कूड़ा प्रबंधन पर जोर दिया है, जिससे सभी गांव ODF+ घोषित किए जा सकेंगे। मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों को जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर में नल से जल योजना पहुंचाने की योजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य दिया है। मंत्रालय 5 सूत्री कार्यक्रमों को रफ्तार देने की योजना तैयार कर रहा है। इसमें जन स्वास्थ्य को उच्च प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट न्यूज है कि अब निजी स्कूलों से जुड़ेंगे सरकारी स्कूल, करेंगे एक दूसरे का सहयोग। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर मजबूत बनाने के लिए सरकार ने वैसे तो कई अहम कदम उठाए हैं। इसमें फिलहाल जो खास है उसमें सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के साथ जोड़ने की योजना है। इसके तहत प्रत्येक सरकारी स्कूल को किसी निजी स्कूल के साथ संबद्ध किया जाएगा। वे आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही एक दूसरे से
एक दूसरे के बेहतर कामकाज को अपनाएंगे भी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद स्कूलों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए दूसरा जो अहम कदम उठाया गया है वह विद्यांजलि योजना नाम का चरण है। इसमें कोई भी शिक्षित या हुनरमंद व्यक्ति अब स्वयं सेवक के रूप में स्कूलों के साथ जुड़कर नई पीढ़ी के भविष्य को संवारने में मदद कर सकेगा। इसमें सेवानिवृत्त अधिकारी, खेल से जुड़ी प्रतिभाएं, सेवानिवृत्त शिक्षक आदि से कोई भी हो सकता है। हालांकि इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, साथ ही किस क्षेत्र से जुड़े हैं आदि की पूरी जानकारी देनी होगी। इसके आधार पर जरूरतमंद स्कूल ऐसे लोगों को खुद ही अपने यहाँ बच्चों को पढ़ाने या विशेष कक्षाएं लेने के लिए आमंत्रित करेंगे। खास बात यह है कि यह नई पहल शुरू करने के बाद अब तक देश भर के करीब 5,500 लोगों ने स्कूलों में पढ़ाने के लिए बतौर स्वयंसेवक रजिस्ट्रेशन कराया है। यह संख्या हर दिन तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही इस योजना के तहत कोई भी स्कूल को जरूरी संसाधन भी मुहैया करा सकता है। जरूरतमंद स्कूलों को इसके लिए अपनी जरूरत का वितरण या विवरण देना होगा। इसके तहत अब तक 20,000 से ज्यादा स्कूल की ओर से आवश्यक संसाधनों की मांग की जा चुकी है। नेक्स्ट न्यूज है कि पंडित छन्नूलाल मिश्र समेत 141 लोगों को पद्म पुरस्कार आज। भारत रत्न के बाद देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार सोमवार और मंगलवार को प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में सोमवार को आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले 141 लोगों को वर्ष 2020 के लिए और मंगलवार को 2021 के लिए 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे। वर्ष 2020 और 21 के लिए पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़े पद्म विभूषण में से 7 लोग, पद्म भूषण से क्रमशः 16 और 10 लोग और पद्मश्री से क्रमशः 118 और 102 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। साल 2020 में जिन लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा उनमें सार्वजनिक मामलों के पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार के जॉर्ज फर्नांडिस मरणोपरांत, दिल्ली के अरुण जेटली, सुषमा स्वराज मरणोपरांत, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ मरणोपरांत, कला के लिए उत्तर प्रदेश के पंडित छन्नूलाल मिश्र, खेल के लिए मणिपुर की मैरी कॉम और आध्यात्म के लिए कर्नाटक के उडुपी स्थित पेजावर मठ के श्री विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी शामिल हैं। वर्ष 2021 के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने वालों में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, तमिलनाडु के गायक SP बालासुब्रमण्यम मरणोपरांत कला, मौलाना वहीउद्दीन खान, बीबी लाल और अमेरिका के नरिंदर सिंह कपानी शामिल हैं। ऐसे ही और भी नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में एक आर्टिकल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट कि मूल की ओर लौटने की प्रेरक मिसाल। देखिए ये आंसर राइटिंग के लिए है कि हृदय नारायण दीक्षित जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, उन्होंने बताया कि जो इंडोनेशिया में जो धर्म परिवर्तन एक हुआ है उसको लेकर यह आर्टिकल लिखा गया है। देखिए प्रत्येक मनुष्य राष्ट्र व समाज का एक मूल होता है। मूल से कटे राष्ट्र जीवन का अप्रतिम आनंद नहीं पाते हैं। भारत का मूल तत्व या मूल हिंदुत्व है। इंडोनेशिया का मूल प्राचीन हिंदू संस्कृति है। यहाँ की 26 करोड़ आबादी में 87% मुस्लिम हैं और करीब 1.5% हिंदू हैं। इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो की पुत्री सुकमावती के हिंदू धर्म अपनाने का मामला इन दिनों चर्चा में है। सुकमावती द्वारा हिंदू धर्म को स्वीकार करने का यह कार्यक्रम एक उत्सव में संपन्न हुआ। सुकमावती को हिंदू होने का प्रोत्साहन उनकी दादी इदा से मिला है। खबरों के अनुसार वह बीते 20 वर्षों से हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित थीं। उन्होंने रामायण व महाभारत पढ़ लिया है। याद रहे कि इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है और उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार करने के इस उत्सव में हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों का पालन किया है। इंडोनेशिया का मूल हिंदू परंपरा में है। देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो विष्णु है। वायु सेवा का भी नाम गरुड़ एयरवेज है। भारत के SDM जैसे प्रशासनिक अधिकारी पद के समकक्ष का नाम महीपति है। प्रथम राष्ट्रपति का नाम हिंदू परंपरा में सुकर्णो है। सुकमावती भी हिंदू परंपरा का नाम है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का इंडोनेशिया की सभ्यता
काफी उन्नतशील थी। वे हिंदू और बौद्ध धर्म मानते थे और भारत की प्राचीन परंपरा से प्रेरित थे। यहाँ हिंदू राजाओं का राज था। हिंदू और बौद्ध राजाओं का उत्कर्ष बढ़ा। कालांतर में यहाँ आए मुस्लिम व्यापारी व्यापार के साथ इस्लाम भी फैला रहे थे, इसलिए इंडोनेशिया में मुस्लिम बहुलता है, परंतु यहाँ की संस्कृति पर हिंदू धर्म का प्रभाव है। मनुष्यों और स्थानों के नाम अरबी और संस्कृत में रखे जाते हैं। कुरान भी संस्कृत भाषा में पढ़ाई जाती है। सुकमावती ने देश के मूल हिंदुत्व से अपना नाता जोड़ा है। दुनिया के सभी इस्लामिक देशों के लिए यह घटना प्रेरक हो सकती है। इस्लाम अपनाने के पूर्व ईरान के पारसी पंथ थे। आज का पाकिस्तान 1947 में भारत था। वैदिक संस्कृति का अनुयायी था, लेकिन मजहब आधारित विभाजन के बाद वैदिक सभ्यता की नदीतमा हिंदू नदी की अब पाकिस्तानी है। आगे आर्टिकल में लिखा गया है कि सभी राष्ट्र अपने मूल पर गर्व करते हैं। भारत का मूल तत्व विश्व बंधुत्व वाली संस्कृति है। यहाँ धार्मिक रीति रिवाजों का विकास धीरे धीरे हजारों वर्ष में हुआ है। तर्क आधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला दर्शन वैदिक काल में ही विकसित हो चुका था। भारतीय राष्ट्र का मूल दर्शन अद्वैत और विश्व आत्मीयता है। आदि शंकराचार्य ने देश के इसी मूल तत्व का संवर्धन किया है। उन्होंने संस्कृति एकता के लिए निरंतर पुरुषार्थ किया है। उन्होंने मठ और धाम बनाए हैं। साधनहीन कालखंड में शंकराचार्य ने राष्ट्र का पुनर्जागरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों केदारनाथ में शंकराचार्य की प्रतिमा का लोकार्पण किया है। शंकराचार्य का स्मरण भारतीय अस्मिता व राष्ट्र के मूल का प्रेरक है। भारत में राष्ट्र जीवन का मूल तत्व संवर्धित करने की संबद्ध परंपरा रही है। यहाँ स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी और हेडेगवार आदि महानुभावों ने राष्ट्र के मूल बोध को जानने का कार्य किया है। तो अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि कोयले की आपूर्ति 27% बढ़ी। कोयले की कमी के कारण बिजली सेक्टर पर मंडराता संकट अब छटने लगा है। कम कोयला स्टाफ का सामना कर रहे देश के विभिन्न ताप बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाई गई है। हालिया आंकड़े बताते हैं कि बिजली की बढ़ती मांग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगे होते कोयले के बीच अक्टूबर 2021 में बिजली क्षेत्र को 27.13% ज्यादा कोयले की आपूर्ति की गई है। अक्टूबर 2021 में बिजली क्षेत्र को 5.97 करोड़ टन कोयला आपूर्ति की गई है। पिछले साल अक्टूबर में बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति 4.68 करोड़ टन रही थी। हाल के महीनों में दुनिया भर में कोयला संकट दिखा था। चीन में बिजली संकट भी सामने आया था। भारत में भी जिस तरह से विभिन्न ताप बिजली घरों के पास कोयला स्टॉक समाप्त हो गया था, उससे देश में बिजली संकट की आशंका जताई जाने लगी थी। कोयला संकट में जहां एक ओर वैश्विक बाजार में महंगे होते कोयले की भूमिका थी, तो दूसरी ओर मानसून के कारण कई कोयला खदानों के प्रभावित होने से भी आपूर्ति में मुश्किलें आ रही थी। केंद्र सरकार लगातार इस संकट से निपटने की दिशा में जरूरी कदम उठाने के लिए कंपनियों को निर्देश दे रही थी। नेक्स्ट न्यूज है, डिजिटल भुगतान के साथ नकदी में भी वृद्धि। 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी के 5 साल बाद अब देश की अर्थव्यवस्था में नकदी की मौजूदगी अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। हालांकि नोटबंदी का लाभ यह रहा कि नकदी में वृद्धि की गति कुछ धीमी रही। लोगों ने डिजिटल भुगतान के तरीकों को तेजी से अपनाया। आंकड़े बताते हैं कि पिछले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाने में कोरोना महामारी की अहम भूमिका रही है। महामारी के कारण लोगों ने एहतियात के तौर पर अपने पास ज्यादा नकदी रखी है। 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय प्रचलन में चल रहे 1000 और 500 के नोट को बंद करने का ऐलान किया था। काला धन पर लगाम लगाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया था। साथ ही इसमें डिजिटल भुगतान को बढ़ाने में भी मदद मिली। इस कदम का लाभ यह रहा कि नोटबंदी से पहले नकदी जिस गति से बढ़ रही थी उसमें कमी आई। लोगों ने कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और जैसे डिजिटल भुगतान के तरीकों को अपनाया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई देश में भुगतान का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ माध्यम बना है।
नेक्स्ट न्यूज़ है कि अमेरिका ने भारत ब्रिटेन नीत सौर ग्रीन ग्रिड पहल का किया समर्थन। अमेरिका ने ग्लासगो में COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में वैश्विक ऊर्जा ग्रिड से संबद्ध ब्रिटेन एवं भारत के नेतृत्व वाले ग्रीन ग्रिड पहल के साथ हाथ मिला लिया है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। बीते सप्ताह के प्रारंभ में ग्रीन ग्रिड पहल वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की संचालन समिति की बैठक में अमेरिका के ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रानहोम ने कहा था कि अमेरिका जलवायु वार्ता में वापस लौटना एवं नई पहल से जुड़ने पर रोमांचित है। उन्होंने कहा कि साल में मानव जाति जितनी ऊर्जा इस्तेमाल करती है वह उस ऊर्जा के बराबर है जो 1 घंटे में सूर्य से धरती पर पहुंचती है। तो ये आज का 8 नवंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।